दोस्तों कैसे अब जब भी हमें कोई क्यूरियोसिटी होती है, जैसे कि कोई डिश सीखनी हो या ट्यूटोरियल लेना हो, तो हम तुरंत गूगल और यूट्यूब पे जाके अपनी समस्या का जवाब ढूंढ लेते हैं। आजकल के बच्चों को तो अंदाजा भी नहीं होगा कि कैसे हम आज से महज 10 साल पहले 2G स्पीड में एक वेब पेज के लोड होने का भी मिनटों इंतजार करते थे। वो लोडिंग वाला बार तो याद होगा ना। दोस्तों बीते सालों में इंटरनेट ने इतने सारे ऑनलाइन बिजनेस एम्पायर्स खड़े कर दिए कि आज ये टेक कंपनीज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज बन चुकी हैं, जैसे कि गूगल, फेसबुक, याहू, टिकटॉक। इसी इंटरनेट ने मुमकिन किया है कि आज मुझे ये चर्चा करने के लिए रियलिटी में आपके सामने होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप सब देश के अलग अलग कोने से दुनिया भर में कहीं से भी कुकू एफएम पर अपने मन मुताबिक इस शो को सुन सकते हैं। है ना ये कितना कन्वीनियंट और आसान। दोस्तों मेरा नाम है देवांग तिवारी और मैं लेके आया हूं वेब 3.0 पर इस डिस्कशन को, जहां हम सीखेंगे वेब 3.0 से जुड़े हुए सभी पहलुओं को। अब ये तो बात हो गई इंटरनेट की इन जनरल, मगर वेब 3 क्या भला है, आइए समझते हैं। समान रूप से समझा जाए तो ये कोई नए आईफोन की तरह इंटरनेट का नया मॉडल नहीं है जिसे आपको अपग्रेड करना होगा। ये बस इंटरनेट का तीसरा फेज है, जो कि अभी कुछ सालों में ही पूरी तरह से खिलकर सामने आएगा। इसका नामकरण गैविन वुड ने 2014 में किया, जो कि एथेरियम ब्लॉकचेन के को-फाउंडर भी हैं। अब ये एथेरियम ब्लॉकचेन वगैरह सब क्या है, ये हम आने वाले एपिसोड्स में विस्तार से समझेंगे, मगर पहले हम इंटरनेट के इन फेजेस पर चर्चा कर लेते हैं। 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया, जिससे दुनिया भर के कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ जुड़ सके और हम डाटा और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पाए। उन्हें फादर ऑफ इंटरनेट का दर्जा दिया गया और वाकई में इस आविष्कार ने पूरी दुनिया का काम करने का तरीका ही बदल दिया। आज हम इंटरनेट पे अपने जीवन के कई घंटे बिताते हैं। यह हमारे कम्युनिकेशन, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट का एक ओपन हब सा बन चुका है। लेकिन अर्ली 90s से 2004 तक के समय का जो इंटरनेट था, उसे हम पहले फेज यानी कि वेब 1.0 की तरह बोल सकते हैं। इसमें हम इंटरनेट को एक वेब डायरेक्टरी की तरह इस्तेमाल करते थे, जिससे हमें जानकारी मिल जाती थी, मगर सब कुछ स्टैटिक और बहुत ही मामूली उपयोग लायक ही था। फिर धीरे धीरे 2005 के बाद हमने वेब को यूज करने के साथ साथ उसके साथ इंटरैक्ट करना भी शुरू कर दिया, जैसे कि ब्लॉग्स वगैरह पे लाइक्स और कमेंट्स। इसे वेब 2.0 से जाना जाता है, जहां सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब वगैरह ने पूरी दुनिया को अपना यूजर बना डाला। इससे क्रिएटर्स तो बने और हम सिर्फ कंज्यूमर्स नहीं बल्कि कंट्रीब्यूटर्स भी बन गए। लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अभी तक इसके ओनर नहीं बन पाए। सिर्फ चंद बड़ी कंपनियां ही ये डिसाइड करती हैं कि कौन सा वीडियो किसको दिखाया जाएगा और हमारे ही डेटा को एडवर्टाइजर्स को बेचकर अरबों रुपए कमाती हैं। लेकिन हमारा ही कंटेंट और डाटा का हम कुछ नहीं कर सकते। वेब 3 यानी कि आने वाले सालों का इंटरनेट इसी समस्या को सुलझाता है, जिसमें हर यूजर को अपने डेटा और ट्रांजैक्शंस में बहुत सारी प्राइवेसी और सिक्योरिटी मिलती है। साथ में वेब 3 ये भी दावा करता है कि इसके आ जाने के बाद हम और हमारा डेटा सिर्फ कुछ चंद बड़ी कंपनीज का मोहताज नहीं होगा, बल्कि हम अपने डेटा और कंटेंट को ओन कर सकेंगे। और यही नहीं दोस्तों, मजे की बात तो यह है कि हम इससे पैसे भी कमा सकेंगे। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये ओपन सोर्स होगा और इसको इस्तेमाल करने के लिए किसी की भी परमिशन की कोई जरूरत नहीं होगी। परमिशन से मेरा मतलब यह है कि अगर आप फेसबुक या यूट्यूब पे अकाउंट बनाते हैं तो आपको उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है, नहीं तो वो मन चाहे आपका अकाउंट बैन या बंद कर सकते हैं अगर उनका टर्म्स एंड कंडीशन का पालन नहीं किया गया तो। लेकिन वेब 3 में आपको कोई रोक टोक नहीं है, सब के लिए ये समान दरवाजे खोलता है। आप इसमें अपनी गोपनीयता को भी मेंटेन कर सकते हैं और इसका कोई मालिक नहीं होगा, क्योंकि ये सभी कुछ एक डिसेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेगा। यानी कि कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी मन मुताबिक इसके कानून नहीं बदल सकती है। वेब 3 पर क्या होगा और क्या नहीं, ये सब कुछ इसके यूजर्स ही वोटिंग के जरिए डिसाइड करेंगे। जब कोई सिस्टम जैसे कि यूनिवर्सिटी या कंपनी किसी प्रकार की सर्विस या प्रोडक्ट का आदान प्रदान करती है, तो वो अपने रूल्स और मोटिव्स को ध्यान में रखकर ऐसा करती है।
उसके स्टेक होल्डर्स या ओनर्स ही डिसाइड करते हैं कि क्या क्या होगा और क्या नहीं होगा। यानी कि घूम फिर के सारी ताकत महज कुछ बड़े लोगों के हाथ में ही आ जाती है, जो कि हजारों यूजर्स और कस्टमर्स को गवर्न करते हैं। इसी को सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। लेकिन वेब 3.0 में ये रोक टोक नहीं होगी, क्योंकि ये ओपन सोर्स और ब्लॉकचेन आधारित होगा। तो इसमें क्या होगा या नहीं होगा, इसका फैसला इसके यूजर्स ही करेंगे। जैसे आप सभी ने कभी ना कभी बचपन में मोहल्ले की क्रिकेट टीम के लिए अपने दोस्तों का चुनाव किया होगा, उसी प्रकार सभी मिलके इसमें आने वाले चेंजेस और रूल्स को सेट करेंगे। यानी कि यहाँ कोई बीसीसीआई नहीं होगा जो इंडिया टीम सेलेक्ट करता है। इससे सबको इस टेक्नोलॉजी को समान रूप से उपयोग करने का फायदा मिलेगा और हर यूजर अपने योगदान अनुसार इससे टोकन्स के रूप में पैसे भी कमा सकता है। मगर सवाल यह है कि यह मुमकिन कैसे हो सकता है? यह मुमकिन है इनक्रिप्शन की वजह से। आप सभी ने व्हाट्सएप पे एंड टू एंड इनक्रिप्शन वाला टेक्स्ट ऊपर पढ़ा ही होगा जब कोई नया मैसेज आता है। इसका मतलब यह होता है कि आपके भेजे हुए मैसेजेस और डेटा को आपके और जिस शख्स को आपने वो मैसेज भेजा है उसके अलावा कोई और नहीं देख सकता। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑटोमेटिकली वो प्रोटेक्ट हो जाता है, इनक्रिप्ट हो जाता है, एक कोडेड लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे व्हाट्सएप भी चेक नहीं कर सकता, जिससे आपकी प्राइवेसी में कोई दरार नहीं आ सकती। इसी तरह वेब 3 को यूज करते हुए भी आपको यही सुरक्षा मिलेगी, जिससे आप किसी को भी पैसे या डेटा भेज सकते हैं बगैर किसी इंटरमीडिएट की, जैसे कि बैंक्स, जो कि हर ट्रांजैक्शन पे कुछ पैसा काट देता है। अगर आप एक दूसरे से पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं या मानिए कि आप इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं, तो अक्सर भारी कन्वर्जन प्राइस चुकाने पड़ते हैं। वैसे तो इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह विकसित होकर आम जनता के उपयोग और समझ में आने में थोड़े और साल लगेंगे, मगर अभी भी कुछ एप्लीकेशंस हैं जो ऑलरेडी वेब 3 वाले सिस्टम से ऑपरेट कर रही हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बिटकॉइन, जो कि दुनिया की सबसे पॉपुलर और तेजी से बढ़ने वाली क्रिप्टो करेंसी है। ये एक प्रकार की डिजिटल करेंसी है जो ब्लॉकचेन के जरिए ट्रांजैक्शंस को पूरा करती है। लेकिन इसको खरीदने की सब में इतनी होड़ क्यों मची है, इसको हम आने वाले एपिसोड्स में समझेंगे। इसी प्रकार ओपनसी नामक एक एनएफटी को एक्सचेंज करने का प्लेटफॉर्म भी है, जहां पर यूजर्स डिजिटल आर्ट्स को खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। और मजेदार बात यह है कि इसका भी बहुत क्रेज बढ़ गया है। इसको भी हम आगे और डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों, वाकई ये बड़ी ही दिलचस्प चीजें हैं और यकीनन बहुत मजा आने वाला है। तो सुनते रहिए, क्योंकि ये कारवां तो बस अभी शुरू हुआ है। मैं हूं देवांग और अब मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, जहां हम ये जानेंगे कि कैसे वेब 3 हमारे करंट इंटरनेट से डिफरेंट है और क्यों ये बेहतर हो सकता है। अब आप पूछेंगे कि इंटरनेट के नए फेज की जरूरत ही क्या है? आखिर अभी भी तो सब ठीक चल रहा है। क्या फर्क होगा वाकई में वेब 2 या 3 में? आइए समझते हैं। स्वागत है साथियों, मैं हूं देवांग और आज हम चर्चा कर रहे हैं वेब 3 के बारे में। इंटरनेट का करंट वर्जन जिसे हम सब रूबरू हैं, जैसे हम और आप आज अभी इस्तेमाल करते हैं, सही मायने में ये चुनिंदा कंपनीज के हाथ में मैसिव पावर और कंट्रोल देता है, जो कि हमारे ही डेटा को अपने प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइजर्स को टारगेटेड एड्स बेचकर पैसे कमाती हैं। ये है सेंट्रलाइज्ड वर्जन। मगर ब्लॉकचेन को यूज करने वाले प्लेटफॉर्म्स यूजर्स को बिना उनका डेटा और प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज किए सर्विसेज को इस्तेमाल करने की सहूलियत देते हैं। इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है दोस्तों, और किसी पर भी किसी प्रकार की अथॉरिटी का कोई रूल नहीं चलता। आज हम वेब 2 और वेब 3 के फर्क को जरा गहराई से समझते हैं। अब जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वेब 3 को अभी पूरी तरह आने में समय लगेगा, लेकिन ये आज के इंटरनेट से ठोस रूप में किस तरह से डिफरेंट है, ये हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मानिए आप एक ट्विटर यूजर हैं। अब आपका जब मन आए आपने ट्वीट किया, मगर आपका कंटेंट आपके हाथ में नहीं बल्कि ट्विटर के हाथ में है। वही प्लेटफॉर्म डिसाइड करेगा कि कौन सा ट्वीट किसके सामने दिखेगा।
वो ये भी डिसाइड करेगा कि कौन ट्वीट कर सकता है और किसका अकाउंट बैन करना है। डोनाल्ड ट्रंप की अकाउंट को बैन करने वाली कहानी आपने रिसेंटली Hello everyone and welcome to vidIQ. One ट्विटर last के हाथ में important है step. कि वो Simply ट्वीट go and watch किसको any दिखाया YouTube जाएगा video on your और ये desktop सारे browser अहम and you'll फैसले see this प्लेटफॉर्म ही vidIQ करेगा। login box. बेसिकली You can sign in. आपके हाथ में कंटेंट पोस्ट करने के अलावा और कुछ नहीं है, मगर वेब 3 पे ट्वीट्स को कोई सेंसर नहीं कर सकेगा क्योंकि वो मूल रूप से ही डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी उसका कोई एक मालिक है ही नहीं। इसी प्रकार जब आपको कोई पेमेंट करना होता है तो ये बैंक के हाथ में होता है कि वो किस टाइप की पेमेंट को अलाउ करेगा और किस टाइप का नहीं। जबकि वेब 3 पे पेमेंट्स करने में ना तो आपका पर्सनल डेटा रिस्क पे होगा और ना ही कोई बीच की पार्टी उसको अफेक्ट कर पाएगी। ये पूरी तरह से पीयर टू पीयर काम करेगा, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच डायरेक्ट ट्रांजैक्शन होगा, तो इसमें कोई थर्ड पार्टी की सहायता नहीं लेनी होगी। ये स्पीड और अफोर्डेबिलिटी की कन्वीनियंस को और ज्यादा बढ़ाता है। तो साथियों, क्या समझ में आया? आज का इंटरनेट हमें वैसे भी काफी आजादी से जीने और उसको उपयोग करने की सहूलियत देता है, मगर वेब 3 प्राइवेसी और सिक्योरिटी जैसे अहम मुद्दों को भी दूर करने का दावा करता है, यानी कि सही मायने में सबका इंटरनेट, जिस पे किसी एक कंपनी या गवर्नमेंट का कोई अधिकार और कंट्रोल नहीं हो सकता। इसके पूरी तरह से लागू होने के बाद जाहिर है कि इसकी भी अपनी कोई चुनौतियां सामने आएंगी, लेकिन अगर ऑप्टिमिस्टिकली देखा जाए तो यह हमारे आने वाले भविष्य में बहुत ही पावरफुल बदलाव ला सकता है। वेब 1 तक हम सिर्फ इंटरनेट पर कंटेंट पढ़ सकते थे, यानी कि यह सिर्फ एक रीड ओनली फॉर्मेट था, मगर जैसे जैसे वेब 2 का फेज आया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विकसित हुए तो हम इसके कंट्रीब्यूटर्स भी बन गए, यानी कि हमने इसके साथ लाइक्स और कमेंट के जरिए इंटरैक्ट करना भी शुरू कर दिया। यूजर टू यूजर इंटरैक्शन और कंटेंट जनरेट होने लगा और इसी ने जन्म दिया ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग को। लेकिन इसकी भी सबसे बड़ी समस्या थी कि इसमें ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत कठिन हो गया था। इसी समस्या को वेब 3 दूर करता है, क्योंकि वो रीड, राइट और अपना कंटेंट और डेटा को ओन करने का भी हक देता है। इसको सिंपली समझने के लिए आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब का ही उदाहरण ले लीजिए, जिसमें यूजर्स खुद वीडियोस, रील्स और फोटोज बनाकर पोस्ट करते हैं, मगर उस पे ऐड चलाकर पैसे ये प्लेटफॉर्म्स कमाते हैं। ये तो गलत हुआ ना बॉस, कि मेहनत सारी आप करें और अंत में मलाई कोई और चाट कर ले जाए। यहाँ तक कि इन्फ्लुएंसर्स की सारी फॉलोइंग और कंटेंट भी उनका नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म का है। वो सब कुछ उनके हाथ में है और वो जब चाहें इसे बंद कर सकते हैं। इसीलिए वेब 3 की तरफ दुनिया का तेजी से रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि वो ना केवल आज़ादी और सुरक्षा देता है बल्कि ओनरशिप और मोनेटाइजेशन के सोर्सेज भी बढ़ाता है। ये तो सच है कि दुनिया तो लगातार बदलने वाली है, मगर सवाल ये है कि आप इसके साथ आगे बढ़ेंगे या सोच में पड़े रहेंगे। वैसे हमारे लिसनर्स तो वैसे भी भारत के सबसे जोशीले और कॉन्फिडेंट लोग हैं, जो पुष्पा की तरह झुकेंगे नहीं किसी के सामने। साथियों, हमने वेब 1, 2 और 3.0 के बीच के डिफरेंसेस को तो समझ लिया, मगर टेक्नोलॉजी का डिसेंट्रलाइजेशन आखिर क्यों जरूरी है और उसके क्या उपयोग हो सकते हैं, ये हम अगले एपिसोड में जानेंगे। नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपके क्या ख्याल हैं वेब 3 को लेके। मेरा नाम है देवांग और अब मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। आलू, मटर, टमाटर या फिर तेल, शैम्पू या किसी भी और प्रकार की डेली यूज में आने वाले सामान को ले लीजिए और जरा सोचिए कि कैसा होता अगर ये सब जरूरी चीजें गली गली में सैकड़ों छोटे बड़े दुकानदार के बजाय केवल एक ही कंपनी बेच रही होती। अगर ऐसा होता तो क्या आपको लगता है कि आपको चीजें हमेशा सही दामों पर मिलती? दोस्तों, स्वागत है इस चर्चा में। मेरा नाम है देवांग तिवारी और आज हम जानेंगे कि टेक्नोलॉजी जगत में डिसेंट्रलाइजेशन आखिर क्यों मैटर करता है और इसकी इंपॉर्टेंस आपके लिए क्यों जरूरी है। एक अच्छी इकोनॉमी के लिए जरूरी है कि वहां एक ही प्रोडक्ट या सर्विस को प्रदान करने वाले कई खिलाड़ी हों। इससे कस्टमर्स के पास चॉइसेस रहती हैं और आपस में कंपटीशन की वजह से सभी प्लेयर्स अपने दाम कम से कम रखने पर प्रेरित रहते हैं। लेकिन अगर किसी भी इंडस्ट्री में
किसी भी कंपनी की मोनोपोली बन जाए तो वो बेसिर पैर के दाम डिमांड कर सकते हैं और फिर जरूरतमंद कस्टमर्स को ना चाहते हुए भी इसकी ऊंची कीमत चुकानी पड़ती है। इसी को कंट्रोल रखने के लिए सरकारें एंटी मोनोपोली पॉलिसीज लागू करती हैं, जिससे कि किसी एक के हाथ में सारा मार्केट कंट्रोल ना आ जाए और फिर सभी को परेशानी ना हो। सोचिए, अगर दुनिया की सारी सब्जी की खेती एक ही किसान की जमीन पर होती तो कितना अन्याय होता। बढ़ती डिमांड की वजह से न केवल वो हर चीज का दाम बढ़ा देता, बल्कि जो लोग उन दामों को अफोर्ड नहीं कर पाते तो उनका क्या हाल होता। दोस्तों, जैसे ही हमारे जीवन में भोजन बहुत जरूरी है, आज के समय में हमारे काम और कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट भी उतना ही अहम पार्ट निभाता है। मगर जैसे कि हमने पहले जाना, ये इंटरनेट कई फेजेस में विकसित हुआ है और इसी के साथ कुछ चंद बड़ी कंपनीज जैसे कि गूगल, फेसबुक और टिकटॉक के पास 90% से ज्यादा यूजर्स इकट्ठा हो गए। ऐसे में इंटरनेट पे क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये चंद बड़ी कंपनीज ही डिसाइड करती हैं। ना केवल इन्हें आपके सर्च हिस्ट्री और लाइक्स का अंदाजा है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की मदद से अब ये इसका भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको आने वाले दिनों में क्या पसंद आने वाला है। चौंकी मत, जिसको इस्तेमाल करके वो टारगेटेड एड्स बेचते हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एनुअल रेवेन्यू सालाना इकट्ठा करते हैं। मगर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहलू यानी यूजर्स के हाथ कुछ नहीं लगता। अब आपकी पोस्ट और स्टोरीज को जो आप खुद बनाते हैं वो उसी की मदद से अपनी कमाई करते हैं। मगर इतनी मेहनत के पीछे आपको क्या मिलता है? बाबा जी का ठुल्लू। जब सारी अटेंशन किसी एक चीज या कंपनी के हाथ होती है तो उसी को सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। मगर इसकी वजह से इनोवेशन को झटका लगता है। अब ये कंपनीज एक क्लोज सोर्स की तरह ऑपरेट करती हैं, तो ये वही फीचर्स ऐड करती हैं जिससे इनको अपना फायदा दिखता। लेकिन इसके बजाय अगर ये सारे सोशल नेटवर्क्स ओपन सोर्स होते तो इसमें कोई भी कभी भी अपने हिसाब से चीजें ऐड कर सकता और सहूलियत समान रूप में बढ़ जाती। सबका फायदा, सबका विकास। वेब 3 इसी चुनौती को मुमकिन बनाता है। क्योंकि वो ओपन सोर्स है तो उसके ऊपर आने वाली एप्लीकेशंस को भी कोई भी बना सकता है और इसमें आपकी प्राइवेसी को भी और ज्यादा सुरक्षा मिलती है। दोस्तों, इंटरनेट तो इतनी रीसेंट इनोवेशन है कि इसको अभी बहुत उभरना बाकी है। आने वाले कई दशकों तक इसके और कई फेजेस आएंगे जिससे हमारी जिंदगी आसान तो बनेगी, साथ ही साथ इंटरनेट पे होने वाले स्कैम्स और फ्रॉड वगैरह पे भी पूरी तरह लगाम लग सकेगी। वेब 3 का उभरना अपने आप में किसी वरदान से कम नहीं होगा अगर ये उन सब पैमानों पे खरा उतर पाता है जिसका ये दावा करता है। सेंट्रलाइजेशन का एक और उदाहरण आपको इसको मान सकते हैं कि जब भी कोई डेवलपर या कंपनी अपनी ऐप प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर डालती है तो उसको अपनी कमाई का 30% तक का हिस्सा इन प्लेटफॉर्म्स को देना पड़ता है। अब क्योंकि दुनिया भर के मैक्सिमम मोबाइल फोन्स या तो एप्पल के हैं या एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलते हैं, तो बाय डिफॉल्ट इनमें इन्हीं के प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल होता है। और जब ऐसा होता है तो उनके पास सारी ताकत आ जाती है जिससे वो डिसाइड करते हैं कि किसकी ऐप रहेगी और किसकी नहीं। एप्पल ऐसे ही चालाकी से बेहतरीन और बेहिसाब महंगे प्रोडक्ट्स में लोगों को लुभाता है और फिर उनसे एक बार नहीं बल्कि कई बार पैसे कमाता है, जैसे कि प्रीमियम सर्विसेज, एक्स्ट्रा वारंटी, एप्स, आईट्यून्स का म्यूजिक स्टोर और गाने बेचकर वो अपनी सालानी कमाई को केवल फोन की बिक्री से होने वाली कमाई से बहुत ज्यादा ले जाता है। अब क्योंकि दुनिया भर के लोगों को एप्पल ने अपना दीवाना बना दिया है, हर टीनेजर आज नया आईफोन लेकर घूमना चाहता है, तो ये चौंकने वाली बात नहीं है कि एप्पल की वैल्यू $multi-trillion कंपनी की हो गई है। इसी प्रकार आपको याद होगा कि कैसे 2 दशक पहले माइक्रोसॉफ्ट ने इनकार्टा एनसाइक्लोपीडिया लॉन्च किया था, जिसको उन्होंने खूब बेचा और घर घर में एनसाइक्लोपीडिया की एक कॉपी पहुंचा दी। फिर इसके नए एडिशंस निकालकर उसको भी दोबारा बेचा, क्योंकि दुनिया की जानकारी और खोजें तो आए दिन होती रहती। मगर फिर कुछ समय बाद आया विकिपीडिया, जो कि फ्री और ओपन सोर्स नेटवर्क पर बेस्ड था, यानी कि इस पे आप, मैं या कोई भी शख्स कंट्रीब्यूट कर सकता है
और वॉलंटियर्स के माध्यम से ये दुनिया का सबसे बड़ा नॉलेज हब बन गया। जरा याद कीजिए कि आपने स्कूल कॉलेज के कितने असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स इसकी मदद से बनाए हैं। अगर ये नहीं होता तो कितना मुश्किल होता अपनी मनचाही जानकारी को ढूंढना। लेकिन इसके फ्री और इंटरनेट पे होने के माध्यम से ये वाकई दुनिया भर के कोने कोने तक सबको इंफॉर्मेशन का समान रूप से एक्सेस करने की सहूलियत देता है। तो अगर सोचिए कि विकिपीडिया के जैसे ही सोशल मीडिया, सर्च और अहम इंटरनेट ऐप्स भी डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएंगी तो हम सभी को कितना फायदा होगा। वेब 3 का बेसिक ओवरव्यू तो हमने जान लिया, मगर ये काम कैसे करता है ये जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, प्राइमरी रूप से वेब 3 हाल ही में विकसित ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। ये इंफॉर्मेशन और डेटा को ट्रांसफर करने का नया तरीका है और ये काफी दिलचस्प होगा जानना कि ये कैसे आपकी प्राइवेसी बढ़ाता है और वेब 3 के निर्माण और उपयोग को ओपन सोर्स बनाता है। अगले एपिसोड में हम इसी को गहराई से समझेंगे, तो सुनते रहिएगा। मेरा नाम है देवांग, मिलते हैं अगले एपिसोड में। ब्लॉकचेन क्या है, ये कहाँ है, इसका मालिक कौन है? दोस्तों, यकीनन आपने अब तक ब्लॉकचेन शब्द को अखबारों, न्यूज़ और सोशल मीडिया पे पढ़ा जरूर होगा। टेक्नोलॉजी में रुचि रखने वाले लोगों को ये बहुत ही दिलचस्प और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी लगती है, मगर सही मायने में इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी का जिक्र कुछ कंप्यूटर साइंटिस्ट ने 1991 में ही कर दिया था, जब वो टाइम स्टैंपिंग के माध्यम से डॉक्यूमेंट्स वाले काम यानी कि कॉन्ट्रैक्ट्स, नोटरी वगैरह को बुलेट प्रूफ बनाना चाहते थे। दोस्तों, आपने फोटोशॉप की कलाकारी से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की बनती बिगड़ती तस्वीरों को तो देखा ही होगा ना। कैसे कोई भी आसानी से किसी के मायूस मुंह पे भी सॉफ्टवेयर की मदद से स्माइल लगा देता है। बिल्कुल इसी प्रकार कई हैकर्स डिजिटल डॉक्यूमेंट्स में भी छेड़छाड़ करके उसके मायने बदल देते हैं। इसीलिए डेटा स्टोर और शेयर करने के लिए एक ऐसा तरीका बेहद जरूरी है जिससे कोई छेड़छाड़ ना कर सके, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसी चीज को संभव बनाती है। इंटरनेट को मूल रूप से समझते तो वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसकी वजह से सारे कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। इस बड़े से नेटवर्क के कमाल से हम आज लाइट की गति से भी तेज डेटा को दुनिया के किसी भी कोने में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में ब्लॉकचेन शब्द सुन के किसी डब्बे से बनी चेन की तस्वीर बनती है तो ये बिल्कुल सही है। स्वागत है दोस्तों, मैं हूं देवांग तिवारी और आप सुन रहे हैं वेब 3.0 पर इस चर्चा को। तो जैसा कि ब्लॉकचेन का नाम दर्शाता है वैसा ही ये काम करता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरनेट तो बस एक कनेक्शन का माध्यम है, यानी कि एक रास्ता जिससे दुनिया भर के कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स जुड़े हुए हैं, मगर वो डेटा को स्टोर नहीं करते। जब भी आप फेसबुक या गूगल ड्राइव पे कुछ अपलोड करते हैं तो वो जाकर उस कंपनी के सर्वर में सेव होता है, जिसे आप बाद में कहीं से भी मन मुताबिक यूज कर सकते हैं। लेकिन सोचिए, दुनिया भर की सिक्योरिटी के बावजूद अगर उन सर्वर में आग लग जाए या खुदा ना खास्ता किसी भी वायरस की वजह से वो नष्ट हो जाए तो सबका क्या हाल होगा। यानी कि एक ही जगह सारा डेटा स्टोर होने से सबका डेटा रिस्क पर है। लेकिन ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं है। डिसेंट्रलाइज्ड होने की वजह से इसका कोई एक मालिक नहीं हो सकता और ना ही ये किसी एक जगह पर बेस्ड है। ब्लॉकचेन दोस्तों एक प्रकार का बही खाता है, यानी कि लेजर, वो अकाउंट्स वाला डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, याद होगा। यानी कि एक वो किताब जिसमें सारे ट्रांजैक्शन सेव होते हैं, हर एक चीज का रिकॉर्ड बनाया जाता है, हर एक हिसाब की किताब। इसकी खास बात यह है कि ये डेटा को अपने नेटवर्क के सभी कंप्यूटर्स में बांट देता है, जिससे अगर कोई एक सिस्टम फेल हो भी जाए तो हजारों और बैकअप्स मौजूद हैं। यानी कि आपके डेटा की सेफ्टी की कोई टेंशन नहीं। अब ब्लॉकचेन में इन सर्वर्स को नोड्स कहा जाता है, जिनके बीच कोई भी ट्रांजैक्शन होता है। कुछ नोड्स ऐसे होते हैं जो कि नेटवर्क में और नोड्स ऐड कर सकते हैं और वो इसे मैनेज भी करते हैं।
लेकिन जब कोई भी सिंगल सर्वर नहीं है तो ये कैसे इंश्योर होगा कि ट्रांजैक्शन सही है या नहीं? वरना फेक ट्रांजैक्शंस भी तो कोई कर सकता है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए इसमें प्रूफ ऑफ स्टेक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है। यानी कि जो भी नोड ज्यादा टोकन स्टेक पर लगाएगा उसी को अगले ब्लॉक को लिखने का अलाउंस मिलेगा। यानी कि एक प्रकार से मेरे पास जितने भी सिक्के हैं वो मैंने दांव पर लगाए। इससे ये साबित होता है कि मैंने रिस्क लिया, और अगर मेरा ट्रांजैक्शन सही है तो मुझे प्लेज की हुई टोकन्स और स्टेक हैं उसकी मदद से मुझे ये अथॉरिटी मिलेगी कि ब्लॉकचेन में जुड़ने वाले अगले ब्लॉक पर मैं अपने मन मुताबिक चेंजेस कर सकूं, जो कि सभी यूजर्स के वैलिडेट और वोट करने के बाद ही लागू होंगे। यानी कि जो भी नोड ज्यादा टोकन स्टेक पर लगाएगा उसी को अगले ब्लॉक को लिखने की ताकत मिलेगी। ये बिल्कुल लॉटरी की तरह है दोस्तों, और रैंडमली होता है, मगर ज्यादा टोकन्स प्लेज करने से आपके ब्लॉक वैलिडेटर यानी कि अगले ब्लॉक के राइटर बनने की संभावना बढ़ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे ये टोकन्स क्या भला है? तो यूं समझिए कि इस नेटवर्क को आगे बढ़ाने वाले लोगों को किसी प्रकार का इंसेंटिव मिल सके, इसीलिए टोकन्स का इजाद हुआ। समझिए जैसे कि बच्चे आपस में कंचे खेल रहे हो। अब जिसके पास ज्यादा कंचे होंगे उसके पास अगले मैच में ज्यादा बोली लगाने की पावर होगी और वो और भी ज्यादा जीत सकेगा। क्या आपने कभी कंचे खेले? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका बचपन का फेवरेट गेम कौन सा था। तो दोस्तों, आप सभी ने क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन, ईथर और बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में भी सुन लिया होगा। हाल ही में डॉज कॉइन भी बहुत फेमस हुआ था जब मशहूर बिजनेसमैन एलॉन मस्क ने इसमें इन्वेस्ट करने का दावा किया था। यही होते हैं टोकन्स, यानी कि हर नेटवर्क की अपनी खुद की करेंसी जो कि नोड्स को आगे बढ़ाने वाले लोगों को उनके मेहनत के बदले नेटवर्क से मिलती है। लेकिन क्योंकि ये लिमिटेड होती है तो इसकी वैल्यू भी समय के साथ बढ़ती जाती है। अब स्कार्सिटी के पीछे तो पूरी दुनिया भागती है। जो चीज जितनी कम है, लिमिटेड है, जैसे कि गोल्ड, सोना, उसकी वैल्यू उतनी ही समय के साथ बढ़ती जाएगी। यानी कि लैंड, क्योंकि लैंड आप बढ़ा नहीं सकते, धरती में एक सीमित अमाउंट का ही लैंड मौजूद है, इसीलिए समय के साथ प्रॉपर्टी की भी कीमत में इजाफा होता है। तो वेब3 इन्हीं टोकन्स को करेंसी की तरह यूज करके आपको एक्सचेंज करने के मौके देता है, और जो लोग नेटवर्क से ये टोकन्स नहीं कमा सकते तो वो पब्लिक एक्सचेंज के माध्यम से इसे खरीद सकते हैं। जैसे कि आपने कई कंपनीज जैसे कि CoinDCX, ज़ेप्पे, कॉइनबेस, कुबेर को बिटकॉइन बेचते हुए देखा होगा। आजकल तो IPL में भी जिधर देखो बिटकॉइन की होड़ मची हुई। तो ये थी ब्लॉकचेन की समरी। ब्लॉकचेन पर चर्चा अभी जारी रहेगी। आगे हम समझेंगे कि कैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स काम करते हैं और माइनिंग क्या होती है। क्या सच में लोग सोने की तरह बिटकॉइन की भी खुदाई करते हैं? इन सभी कंपोनेंट्स को आसान रूप में समझेंगे, तो कहीं जाइएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि अभी और मजा आने वाला है। मेरा नाम है देवांग तिवारी और अब मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवांग तिवारी और आप सुन रहे हैं वेब 3.0 पर इस चर्चा को। आज के एपिसोड में हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में और गहराई से समझेंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। साल 2009 में जब बिटकॉइन सामने आया तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये था कि आपको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेजने के लिए किसी भी इंटरमीडियरी बैंक की जरूरत नहीं थी। आप सीधा पैसे भेज सकते थे और इससे बैंक की फीस की भी बचत होती। इसी प्रकार ब्लॉकचेन टेक को और भी कई इंटरेस्टिंग प्रकार से यूज किया जा सकता है। जैसे कि जब कोई इंसान यूज्ड कार खरीदता है तो उस कार की मैक्सिमम रिटेल वैल्यू इसी बात पर निर्भर करती है कि वो गाड़ी अभी तक कितना चली है। लेकिन कई लोग ऑडोमीटर के साथ छेड़छाड़ करके उसके किलोमीटर कम कर देते हैं। ऐसे में नए कस्टमर को उस कार की एक्चुअल कीमत से ज्यादा पैसा चुकाना पड़ता है। अगर इसी मीटर को इंटरनेट की मदद से ब्लॉकचेन से लिंक कर दिया जाए तो कोई भी इस डाटा के साथ कोई हेराफेरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्लॉकचेन पे इसकी माइलेज पूरी तरह से रिकॉर्ड और ट्रैक हो पाएगी।
इसी तरह नोटरी, पेटेंट्स और फिर वोटिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आप जानते हैं कि नॉर्मल इलेक्शंस करवाने में गवर्नमेंट का कितना पैसा खर्च होता है। ऐसे में डिजिटल वोटिंग सबको सहूलियत भी देगी और बहुत सारा फिजूल खर्च भी बच जाएगा। प्रेजेंटली तो डिजिटल वोटिंग रिस्की है क्योंकि इसमें हैकिंग की संभावना है, लेकिन आने वाले समय में ब्लॉकचेन की मदद से ये परंपरा कैसे बदलती है, ये देखना एक मजेदार बात होगी। दोस्तों, जैसे कि हमने चर्चा की थी, ब्लॉकचेन को समझने के लिए हमें इसके कई हिस्सों को समझना जरूरी है। तो आइए आज डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। जैसे कि इनके नेम से क्लियर है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एक प्रकार का डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसको कोई इंसानी वकील नहीं तैयार करता, बल्कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है जब किसी भी ट्रांजैक्शन की कंडीशंस मीट होती हैं। ये ब्लॉकचेन के अंदर ही स्टोर होता है। एक पॉपुलर क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है किकस्टार्टर, जिसपे कोई भी जाके अपने प्रोजेक्ट या आइडिया को पूरा करने के लिए पैसे इकट्ठा कर सकता है। अब इस केस में किकस्टार्टर एक थर्ड पार्टी है जो कि पैसे चाहने वाले और उनके सपोर्टर्स को आपस में जोड़ता है। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब दोनों पार्टी इस प्लेटफॉर्म पे पूरी तरह भरोसा कर सकें, यानी कि अगर फंडिंग गोल मीट हो गया तो जिसने क्राउड फंडिंग कैंपेन चलाया उससे अपना पैसा मिल सके, और अगर किसी भी वजह से वो पूरा ना हो सके तो सपोर्टर्स को उनका रिफंड मिल सके। यानी कि यहाँ पे ट्रस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों। अब आप भी ऐसे ही तो कहीं भी पैसे नहीं लगा देते ना। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना लेते तो हमें किसी थर्ड पार्टी की जरूरत ही नहीं पड़ती। यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को प्रोग्राम किया जा सकता है कि जब तक एक एक्स अमाउंट ऑफ पैसा इकट्ठा नहीं हो जाता, यानी कि फंडिंग गोल, तो जिसने भी कैंपेन चलाया है उसे कुछ नहीं मिलेगा और सारा पैसा ब्लॉकचेन में ही सुरक्षित तरह से स्टोर रहेगा। और अगर गोल पूरा नहीं होता तो डेडलाइन के हिसाब से जिसने पैसे दिए थे उनके खातों में अपने आप ही पैसे वापस पहुंच जाते। इससे प्लेटफॉर्म फीस से और एक गैर जरूरी थर्ड पार्टी से छुटकारा मिल जाता और सीधा ट्रांजैक्शन क्रिएटर और उनके सपोर्टर्स के बीच होता। इसी प्रकार बैंक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को लोन इशू करने के लिए यूज कर सकती हैं और इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम सेटल करने के लिए। दोस्तों, यकीनन ये सब इतना मजेदार और इंटरेस्टिंग है, ऐसा लग रहा है कि इंटरनेट स्वयं सक्षम हो जाएगा। वैसे आखिरकार इस सब का फायदा आम जनता को ही तो मिलेगा। ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी की वजह से कोई भी किसी को आसानी से ठग नहीं सकता और सबके हक पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। सोचिए कितना मजेदार होगा कि भविष्य में आप अगर किसी दोस्त को उधार देंगे तो उसी ट्रांजैक्शन का एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे और फिर आपका दोस्त समय से पैसा चुकाना भूलेगा नहीं। ये तो बात हुई ब्लॉकचेन के फीचर्स की, लेकिन इसका एक और बड़ा पहलू है माइनिंग, यानी कि नए ब्लॉक्स का निर्माण। अब ये कैसे काम करता है इसको समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लॉकचेन कई ब्लॉक से बनी एक इंटरलिंक्ड चेन है जिसके हर ब्लॉक में डेटा होता है और हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रहता है। लेकिन इसकी भी कोई तो सीमा होगी ना। आखिरकार नई इंफॉर्मेशन और जानकारी को स्टोर करने के लिए और ज्यादा ब्लॉक्स जोड़ने की जरूरत होगी ही। तो इसी प्रक्रिया को माइनिंग कहते हैं दोस्तों। ब्लॉकचेन को आगे बढ़ाने के लिए माइनर्स के कंप्यूटर्स कई प्रकार के क्रिप्टोग्राफिक पजल्स सॉल्व करते हैं। जितने ज्यादा लोग ये कर रहे होते हैं उतनी ही ज्यादा इसकी डिफिकल्टी बढ़ती जाती है। आमतौर पर एक कंप्यूटर को इन पजल को सॉल्व करने के लिए लगभग 10 मिनट का टाइम लगता है। काफी इंटरेस्टिंग प्रक्रिया है ना। क्या आपको सुडोकू या क्रॉसवर्ड पजल्स पसंद है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब मैं आपको चौंका देने वाला एक फैक्ट बताने जा रहा हूँ। $69 मिलियन। जी हाँ, दुनिया का सबसे महंगा NFT इसी कीमत पर बिका और इसको देखने के लिए लोगों ने 3.5 लाख रुपए तक के टिकट्स खरीदे। जानेंगे NFT की मोहमाया और समझेंगे कि आखिर क्यों ये अचानक इतना पॉपुलर हो गया है अगले एपिसोड में। मेरा नाम है देवांग और अब मुलाकात होगी NFTs की चर्चा पे।
ये एनएफटी क्या है? ये एनएफटी दोस्तों, अगर आप आज की दुनिया में एक्टिव हैं और सोशल मीडिया पे जरा भी समय बिताते हैं तो आपने एनएफटी के बारे में जरूर सुना होगा। एनएफटी यानी कि नॉन फंजाइबल टोकन। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट देवांग और आपका तहे दिल से फिर से स्वागत करता हूं इस चर्चा में जहां हम वेब 3.0 की दुनिया को समझ रहे हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एनएफटीज के बारे में और जानेंगे कि क्या आपको भी ये वेव राइड करनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, जैसे कि इसका नाम दर्शाता है, इस शब्द के दो पार्ट्स हैं। पहला है नॉन फंजाइबल और दूसरा है टोकन। तो पहले हम नॉन फंजाइबल को समझते हैं। इसका क्या मतलब है? सबसे आसान रूप में इसको समझा जाए तो ये वो चीज है जिसको बदला नहीं जा सकता, यानी कि वो यूनिक है और उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। मानिए कि आपके पास हैरी पॉटर की किताब का कलेक्शन है। अब आप कहेंगे इसमें यूनिक बात क्या है? वैसा कलेक्शन तो दुनिया में करोड़ों लोगों के घरों में मौजूद है, जो कि अपनी जगह बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपके कलेक्शन में शायद आपने कुछ नोट्स बनाए हो, कुछ पन्ने हाईलाइट भी किए हो, मुमकिन है ना? तो दोस्तों, इससे आपकी कॉपी यूनिक हो गई ना। अब दुनिया भर के कलेक्शंस में सेम ही पन्ने पर सेम हाइलाइट्स होना तो असंभव सी बात है। यानी कि हैरी पॉटर चाहे कितनी बार और छपे, लेकिन आपके पास जो कॉपी है वो तो किसी के पास भी नहीं हो सकती। और रही बात टोकन की, तो दोस्तों, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये ब्लॉकचेन में होने वाले ट्रांजैक्शंस की करेंसी है, यानी कि एक एसेट जिसकी कोई वैल्यू होती है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर इसकी जरूरत क्या है? क्यों लोग चिंपैंजी या हिप्पो के शक्ल वाले डिजिटल एनएफटीज को खरीदने के लिए होड़ में लगे हुए हैं? और आखिर क्यों इनकी इतनी वैल्यू है? तो इसका सीधा कारण है कि क्योंकि ये एक यूनिक एसेट की ओनरशिप प्रूव करता है, जिसकी सिर्फ एक ही लिमिटेड कॉपी हो सकती है। जैसे कि गाना, कोई पेंटिंग या कोई पोस्टर। एक दुविधा सामने आती है कि कोई कैसे प्रूव करे कि आप ही इसके सही मालिक हैं। इसी के लिए एनएफटी का जन्म हुआ। अब क्योंकि आप जान गए हैं कि ब्लॉकचेन की बुनियाद ही है हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, और इसको कभी कोई मिटा नहीं सकता और ना ही इसमें छेड़छाड़ कर सकता है, तो इससे किसी भी प्रकार की एसेट या आर्ट की ओनरशिप प्रूव की जा सकती है। एक प्रकार का सर्टिफिकेट जो कि डिजिटली ब्लॉकचेन पर आपके ओनर होने की पुष्टि करता है। वैसे तो आप सोचेंगे कि डिजिटल फोटोज को तो कोई भी स्क्रीनशॉट लेकर यूज कर सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। अब हम सभी ने साथियों कभी ना कभी इंटरनेट से गाने और मूवीज डाउनलोड करी होंगी और उसका भी जी भर के लुत्फ उठाया होगा, मगर इससे ये साबित नहीं होता कि हम उसके ओनर हैं। सही मायने में देखा जाए तो जितना किसी चीज के फेक कॉपीज मार्केट में होती हैं, उसके ओरिजिनल पीस की वैल्यू उतनी ही बढ़ जाती है। वेब 3 में एनएफटी के निर्माण से यही दुविधा हट जाती है और आप बाद में इससे किसी और को बेचकर अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। यही वजह है कि लिमिटेड एडिशन चीजों को कई साल बाद ऑक्शन में बड़ी बड़ी बोलियों के साथ खरीदा बेचा जाता है। लेकिन दोस्तों, सावधान, अगर आज आप किसी ट्रेंड को फॉलो करके एनएफटी में निवेश करते हैं तो ये जरूर ध्यान रखें कि इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो चीज आगे भी उतनी ही वैल्यू की होगी। इसका सबसे मशहूर एग्जाम्पल ये है कि हाल ही में अमेरिका के एक बिजनेसमैन ने ट्विटर के फाउंडर जैक डोर्सी के सबसे पहले ट्वीट का एनएफटी खरीदा, वो भी $2.5 लाख में। लेकिन कुछ समय बाद जब वो उससे प्रॉफिट के लिए बेचने चले तो किसी ने उसकी $100 की भी बोली नहीं लगाई, क्योंकि एनएफटी काफी उभरता हुआ कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप इसमें निवेश करने की सोच रहे हैं तो पूरी जांच पड़ताल अच्छे से कर लीजिएगा। और अगर आप एक आर्टिस्ट या डिजिटल क्रिएटर हैं तो आप खुद का एनएफटी बना के बेचने की भी कोशिश कर सकते हैं। वाकई ये दिलचस्प एक्सपीरियंस होगा। अगर आपने भी कोई एनएफटी खरीदा या बेचा है या इस पे विचार कर रहे हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चर्चा डिसेंट्रलाइजेशन और ब्लॉकचेन की हो रही है, तो ये समझना जरूरी है कि डाओ क्या होते हैं। तो सुनते रहिए
आपको वेब 3 की स्पेस का हीरो बनाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बस थोड़ा कमेंट करके उत्साह बढ़ाते चलिए। तब मिलते हैं अगले एपिसोड में। Free government is self-government. A government of the people, by the people. हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांग और आपका स्वागत करता हूं वेब 3.0 की इस चर्चा में। आज के एपिसोड में हम DAOs, DAO यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। कल्पना कीजिए कि आप अपने कॉलेज ग्रुप के साथ मिलकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। इसमें जोक्स और मीम शेयर करते हैं, यानी कि एक तरह का डिजिटल अड्डा। अब लाजमी है कि इसका कोई एडमिन भी होगा, तो जो तय करेगा कि ग्रुप के क्या नियम होंगे और उसमें किसको ऐड किया जा सकता है या किसको हटाना है। और क्योंकि ये ग्रुप आप व्हाट्सएप पे बना रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि हर इंसान जो इसका हिस्सा बनना चाहता है वो भी व्हाट्सएप इंस्टॉल करे। फिर व्हाट्सएप कई प्रकार के मैसेजेस को ब्लॉक भी कर सकता है। लेकिन अब कल्पना कीजिए कि इंटरनेट पे मौजूद एक ऐसा ग्रुप हो जिसका ना तो कोई एडमिन है और ना ही कोई बाहरी कंपनी या शख्स उसे गवर्न कर सकता है कि इसमें कौन आएगा और क्या शेयर किया जाएगा। फर्ज कीजिए इंटरनेट की ऐसी कम्युनिटी जो अपने मनपसंद मुद्दों पे चर्चा और एक साथ मिलकर काम कर सकती है, जिसके नियम और कानून खुद उसके मेंबर्स वोट के जरिए तय करते हैं। दोस्तों, यही होते हैं DAOs यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक वेब 3 पे बेस्ड ऐसी कंपनी जिसका कोई एक CEO नहीं है और उस कंपनी को किस दिशा में ले जाना है और उसका प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, ये सारे मेंबर्स आपस में वोट करके फैसला करेंगे और वही इसे ओन भी करेंगे। अब इसके साथ यूं कई प्रकार के यूज केसेस हो सकते हैं। आप क्रिप्टो की मदद से वेब 3 में खुद का DAO बना भी सकते हैं या फिर किसी अन्य DAO के साथ जुड़ सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा करे। जैसा कि हमने जाना, इनमें जुड़ने के लिए किसी को भी आज़ादी है और इसमें आप अपने काम के हिसाब से टोकन्स के रूप में पैसे भी जमा कर सकते हैं। एक DAO में मौजूद लोगों में जिसके पास सबसे ज़्यादा टोकन्स होंगे उसी के पास सबसे ज़्यादा वोट भी होंगे और जो ज़्यादा काम करेगा वही अंत में ज़्यादा टोकन्स कमाएगा। यानी कि पूरी तरह से डेमोक्रेटिक और डिजर्विंग लोग अपने हक और मेहनत का पूरा फल पा सकेंगे। इसमें आपको किसी के रेफरेंस या नेपोटिज्म या करप्शन को फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सभी कुछ ऑटोनोमस यानी कि सेल्फ गवर्निंग है और ये फाउंडेशन से ही डिसेंट्रलाइज्ड है, तो सारे फैसले इसमें मौजूद मेंबर्स ही लेंगे। हमने बड़े बड़े CEO को अरबों रुपयों के पैकेजेस के साथ प्राइवेट जेट और यॉट में मजे लेते हुए तो देखा ही है, मगर वर्कर्स का हाल बेहाल रहता है ये भी देखा है। सोचिए अगर फ्यूचर में ऐसी ही कंपनियां हों जिसमें वर्कर्स को सिर्फ तनख्वाह ही नहीं बल्कि मुनाफे का भी हिस्सा मिले, तो सिर्फ इसके एम्प्लॉयज नहीं वो इसके ओनर्स भी हों, तो कितनी मजेदार बात होगी। आप ऐसे ही अपने पसंदीदा ऑनलाइन फुटबॉल क्लब्स ज्वाइन कर सकेंगे। क्रिएटर्स खुद के DAOs बनाएंगे जिससे कि उनकी कम्युनिटीज भी इनके साथ जुड़ के पूरी तरह से इंटरैक्ट कर पाएगी और उनके काम में योगदान करके पैसे भी कमा पाएंगे। वेब 3 वाकई में कई प्रकार की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, और अगर ये सब हैकर्स के खतरे से बचा के एक और सुरक्षित तरह से पूरा हो पाया, तो वाकई ये हम सब के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। DAO कॉन्सेप्ट कोई बहुत रीसेंट चीज नहीं है दोस्तों। दुनिया का सबसे पहला DAO तो 2016 में ही लॉन्च हो गया था, जिसका नाम भी था द DAO। ये एक प्रकार का वेंचर कैपिटल फंड था जिसमें 20,000 से भी ज्यादा लोगों ने मिलके $150 मिलियन इकट्ठा किए थे, जिसे वो अलग अलग जगह निवेश करते। मगर अफसोस कुछ बदमाश हैकर्स ने इसमें से $50 मिलियन चुरा लिए और ये DAO पूरी तरह फेल हो गया। ये तो साफ है कि NFT, DAO और क्रिप्टो वगैरह बहुत ही इंटरेस्टिंग इनोवेशंस हैं, मगर अभी ये सभी अपनी काफ़ी शुरुआती दौर में हैं और इन्हें पूरी तरह से उभरने और आम जनमानस के समझ और उपयोग में आने में अभी कुछ साल तो और लगेंगे।
लेकिन इंटरनेट की तेजी और लोगों के उत्साह को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये समय काफी जल्द ही आने वाला है। अब मैं तो चला अपने मनमौजी दोस्तों के साथ एक डाओ में जुड़ने, और अगर आप भी किसी डाओ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जरूर नीचे कमेंट करके बताइए। अगले एपिसोड में हम ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और ज़रूरी टॉपिक डिफाई पर डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल जगत को कैसे वेब3 बदल रहा है ये जानेंगे। क्या होता है डिफाई और इसका क्या उपयोग है, ये भी हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। क्योंकि वेब3 की पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों, तो कहीं जाइएगा नहीं। मेरा नाम है देवांग और अब मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। पीने की कैपेसिटी, जीने की स्ट्रेंथ और अकाउंट का बैलेंस और नाम का खौफ कभी कम नहीं होना चाहिए। पैसा, रुपया, दौलत, आज हम सभी को पैसे की अहमियत का अंदाजा लग गया है। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में पैसा मैटर करता है और जिसके पास ये ज्यादा होता है उसी के पास रुतबा और अपॉर्चुनिटीज की लाइन लग जाती है। आज हम सभी पैसे कमाने के लिए तरह तरह के काम करते हैं और ये आम जीवन के लिए जरूरी रोटी, कपड़ा और मकान हासिल करने में हमारा साथ देता है। गजब का रिश्ता है ना इस कागज के टुकड़े के साथ। आप इससे कुछ भी खरीद सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। ये आपके मनोरंजन और जरूरत दोनों में काम आता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया पैसे पे चलती है। एक देश की सफलता को आंका भी तो ऐसे ही जाता है, यानी कि उसकी इकोनॉमी से। उस देश में कितना पैसा रोटेट कर रहा है, कैसे वो दूसरे देशों के साथ ट्रेड कर रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवांग तिवारी और आप सुन रहे हैं कुकू एफएम की ये पेशकश वेब 3.0। आज के एपिसोड में हम डिफाई यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस पे चर्चा करेंगे। तो बात पैसों की हो रही है तो शुरू करते हैं। ये पैसा हम तक आता कैसे है, जरा सोचिए। कैसे हर इंसान के पास ये पहुंच जाता है जब वो कोई रोजगार वाला काम या सर्विस प्रोवाइड करता है? तो भाई इसका साधारण जवाब यह है कि दुनिया भर की सरकारें अपनी अपनी करेंसी छापती हैं, जो कि बैंकों के माध्यम से पूरे देश में बांटी जाती है और फिर वही करेंसी एक जगह से दूसरे जगह तक रोटेट करती रहती है। जैसे कि मानिए आपने एटीएम से 1000 रुपए विड्रॉ किए और आप सब्जी खरीदने चले गए। अब दिन भर की सेल के बाद अगले दिन सब्जी वाला उन्हीं नोटों को लेकर अपने बैंक चला गया और उसने अपने खाते में उसे डिपॉजिट करवा लिया। अब बात तो वही हुई, एक बैंक से पैसे निकलकर दूसरे बैंक पहुंच गए। लेकिन इसमें दोनों ही पार्टीज को ट्रांजैक्शन करने के लिए किसी न किसी प्रकार के बैंक की सहायता लेनी पड़ी, जिसके लिए वो अपने चार्जेस काटता है। अब आमतौर पर देखा जाए तो हर ट्रांजैक्शन पर एटीएम से 20-30 रुपए कट ही जाते हैं एक लिमिट के बाद, और ये खटकता तो है। अब भाई अपना ही पैसा निकालने को फीस क्यों दूं मैं? मगर बैंक के भी खर्चे हैं, उन्हें एटीएम गार्ड की सैलरी भी निकालनी है, तो ये समझा जा सकता है कि किसी प्रकार की फीस तो चुकानी ही पड़ेगी अगर हम उनकी सर्विसेज का फायदा जो उठा रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों ऐसे तमाम यूज केसेस हैं, जैसे कि सरकारी नौकरी का चालान, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, क्रेडिट कार्ड्स, जिनके लिए हम बैंकों पर पूरी तरह निर्भर हैं। और ये है एक सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सिस्टम जहां सब कुछ बैंक के हाथ में है, और उससे भी बड़े उनके दद्दा श्रीमान आरबीआई, जो कि देश भर के सारे बैंकों के पिता समान हैं और वही तय करते हैं कि इंटरेस्ट रेट की सीमा क्या होगी और कितना कैश छपेगा। अब लाजमी है कि ट्रेडिशनल फाइनेंस को बदलने का समय आ गया है, और जैसा कि वेब3 का दावा है कि वो सब कुछ खुला और पारदर्शी और ऑटोनोमस बना देना चाहता है, और उसी में होने वाले फाइनेंशियल सर्विसेज को डिफाई यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस कहा जाता है। माने कि आप जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, आमतौर पर उसमें कुछ ना कुछ फीस जुड़ी ही होती है, और अब अलग अलग देशों की करेंसी अलग होने से इसमें कन्वर्जन रेट भी लगकर काफ़ी कटौती हो जाती है। लेकिन वेब3 इस समस्या को सॉल्व करता है। अब क्योंकि इसमें कोई इंटरमीडियरी बैंक इन्वॉल्व नहीं है, तो आप अपने टोकन्स यानी कि वेब3 की करेंसी जैसे कि बिटकॉइन या ईथर को पलक झपकते ही जिस किसी को भी भेजना है डायरेक्ट भेज सकते हैं। इससे कोई कन्वर्जन फीस नहीं लगती और ट्रांजैक्शन फीस भी बेहद मामूली सी होती है, जिसे गैस फीस भी कहा जाता है। ये एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स अपने ट्रांजैक्शंस को पूरा करने और अपने सिस्टम को मेंटेन करने के लिए चार्ज करते हैं, मगर ये बैंक्स की कटौती के सामने बेहद मामूली सी होती है। जैसे जैसे क्रिप्टो और वेब3 का विकास और होता जाएगा दोस्तों, तो ये लाजमी है कि इसमें और भी सहूलियत और गिरावट ही आएगी। क्रिप्टो करेंसी को तो हमें आगे डिटेल में समझेंगे, लेकिन
अभी ये जान लेते हैं कि डिफाई क्यों ज़रूरी है और ये ट्रेडिशनल बैंक से कैसे डिफरेंट है। डिफाई का बेसिक कॉन्सेप्ट तो डिजिटल करेंसी जैसे कि बिटकॉइन का आदान प्रदान है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये है क्योंकि ये डिजिटल है तो इसको छापने की कोई ज़रूरत ही नहीं, और ना ही इसे वॉल स्ट्रीट या बैंक की तरह बिल्डिंग और एटीएम के नेटवर्क की ज़रूरत है। बेसिकली हर इंसान जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन है वो इसे यूज़ कर सकता है और फाइनेंशियल सर्विसेज में निवेश भी कर सकता है। अब जानते हैं कि ये ट्रेडिशनल बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज से कैसे अलग है, और फिर आप फैसला कीजिएगा कि ये वाकई में बेहतर है या नहीं। सबसे पहले ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम में आने वाली प्रॉब्लम्स पर चर्चा कर लेते हैं। हैरानी वाली बात है कि आज इतना विकास होने के बाद भी लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि ये बैंक तय करेगा कि किसका अकाउंट खुलेगा और किसका नहीं। हर इंसान किसी भी बैंक में अकाउंट नहीं खोल सकता। इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है लैक ऑफ एक्सेस की वजह से लोगों को रोजगार खतरे में पड़ने की समस्या मिलती। फिर एक समस्या यह भी है कि बैंक खुद ही लिमिट तय करेगा और कभी भी रेट बदल सकता है। फिर आपके पैसे पे लगाम लगाने के लिए वो किसी भी कारणवश आपके अकाउंट को ब्लॉक या फ्रीज भी कर सकता है। आपने कहा किसको कितने कब कैसे पैसे भेजे, वो हर चीज का हिसाब रखता है और आपकी प्राइवेसी इससे नहीं बचती। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि किसी इंसान के अकाउंट में अच्छा खासा पैसा आया है तो वो तुरंत ही अपने लग्जरी कार्ड्स पिच करने लगते हैं, जिससे वो हिडन चार्जेस के रूप में अक्सर सालाना फीस चार्ज करते रहते हैं। सेंट्रलाइज होने की वजह से इसका एक और बड़ा नुकसान यह है कि सरकार अपनी मन मुताबिक पब्लिक मार्केट और इस पैसे की सप्लाई को रोक सकते हैं। डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे क्या हाल हुआ था सबको ये तो याद ही होगा। ऐसे में क्योंकि हमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के साथ अक्सर बड़े पेमेंट कोर्सेज करने के लिए 2-3 दिन का समय लग ही जाता है, और इंटरनेशनल हो तो फिर हफ्ते भी लग सकते हैं। लेकिन डिफाई वेब3 की पावर से फाइनेंशियल सर्विसेज को सिक्योर, फास्ट और प्राइवेट बनाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप अपनी प्राइवेसी रिवील किए बिना किसी के साथ भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, क्योंकि पैसा सीधा आपसे उस अगले इंसान के पास डायरेक्टली चला जाएगा, तो आप इसे एनोनिमसली भी भेज सकते हैं। यानी किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने वो चीज़ खरीदी, तो कोई भी प्लेटफॉर्म आपको टारगेट करके एड्स नहीं चला पाएगा। यानी कि आपकी प्राइवेसी पे आपका पूरा कंट्रोल होगा। डिफाई को यूज़ करने के लिए आपको किसी तरह के अकाउंट खोलने की भी ज़रूरत नहीं। ये आप सिंपली अपना एक डिजिटल क्रिप्टो वॉलेट क्रिएट करके कर सकते हैं। आप कभी भी इससे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और इसके लिए आपको किसी की भी परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको कोई भी रोक नहीं सकता, और ये बेहद फास्ट है, और इसकी बढ़ती लोकप्रियता के चलते इसमें इंटरेस्ट रेट भी आम बैंकों के मुकाबले आप ज़्यादा कमा सकते हैं। यकीनन दोस्तों, वेब3 किसी सपने से कम नहीं। ये वाकई में पावर को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है और कई दशकों से चली आ रही फाइनेंशियल इंडस्ट्री का हिला के रख देने के लिए दम रखता है। अब डिफाई को तो हमने समझ लिया, लेकिन ये लेंडिंग, बोरोइंग और इन्वेस्टिंग आप जिससे करेंगे तो उसको भी समझ लेते हैं। एनी गेसेस? मैं बात कर रहा हूं इस पिछली डिकेड की सबसे क्रेजी रिटर्न देने वाले एसेट की, यानी कि क्रिप्टो करेंसी। मुझे मालूम है कि आप में से ज़्यादातर लोग तो इसी को समझने आए हैं, और सही मायने इस वेब3 की शुरुआत भी इसी वजह से हुई थी। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं और जानते हैं कि आखिर ये बिटकॉइन क्या भला है, क्यों इसका दाम रातों रात आसमान छू जाता है, और क्या ये सेफ है। समझेंगे क्रिप्टो करेंसी को जड़ से, तो कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि मज़ा अब 2 गुना होने वाला है। मेरा नाम है देवांग तिवारी और सुनते रहिए कोको एफएम। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज आईपीएल से लेकर सोशल मीडिया पर जिधर भी देखो बस बिटकॉइन 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 सुनाई देता है। आखिर क्यों इतने सारे लोग इसके पीछे बावरे हो गए? क्या फायदे हैं इसके? ये अचानक से इतना ऊपर और इतना नीचे क्यों गिर जाता है, और आप इससे कैसे यूज कर सकते हैं? इन सब सवालों का जवाब दूंगा मैं, यानी कि आपका होस्ट और दोस्त देवांग तिवारी। स्वागत है दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं वेब 3.0 पर, और आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टो करेंसी को। दोस्तों, वेब 3 की स्पेस को हाईलाइट करने और दुनिया भर में इसकी चर्चा होने का सबसे बड़ा कारण
ये बिटकॉइन ही है। समान रूप से समझें तो यह है एक प्रकार की डिजिटल करेंसी जो कि पूरी तरह इंटरनेट पे काम करती है और इसी के ऊपर निर्भर है। इसको आप हर उस प्रकार यूज कर सकते हैं जैसे कि आप अपने जेब में पड़े नोट और सिक्के यूज करते हैं, यानी कि किसी भी गुड और सर्विस को खरीदने में या दुनिया भर में किसी को भी सिक्योर, फास्ट और प्राइवेटली पैसा भेजना। अब जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में डिफाई को समझा, तो अब कई मायने खुल रहे हैं इस करेंसी को डिसेंट्रलाइज्ड वे में इन्वेस्ट करने के। जैसे कि आप रेगुलर म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, उसी तरीके से आप बिटकॉइन के जरिए भी डिफाई में कई जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसकी चढ़ती घटती वैल्यू से। अब दोस्तों, इसको आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ट्रेडर्स स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी के शेयर्स, सोने, पेट्रोल, हर चीज पर बोली लगाते हैं और ट्रेड करते हैं, उसी प्रकार बिटकॉइन को भी लोग ऑनलाइन एक्सचेंजेस पे खरीद बेच सकते हैं। ये उन शौकीन इन्वेस्टर्स के लिए जिन्हें पैसा गंवाने का मलाल नहीं होगा, क्योंकि अभी ये बाजार गर्म है और मार्केट में इसको लेके एक्साइटमेंट और क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। मगर आप सबको ये सतर्क करना चाहूंगा कि प्लीज ये समझे कि ये अभी काफी शुरुआती दौर में है और हर्ड मेंटालिटी की चपेट में आकर रातों रात पैसे कमाने के लालच में इस पर अपने जीवन भर की कमाई दांव पर मत लगाइएगा। ट्राई करना बुरी बात नहीं है, मगर इसको अपने पोर्टफोलियो में 10% से ज्यादा का हिस्सा मत बनाइएगा और वही पैसा लगाइएगा जो अगर डूब भी जाए तो आपको बहुत गहरा नुकसान ना हो। अब क्रिप्टो करेंसी क्या है एग्जैक्टली, जरा इसको और गहराई से समझते हैं। 2008 में किसी एनोनिमस ग्रुप या शख्स जिसे सतोशी नाकामोटो नाम से जाना जाता है, उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया और बिटकॉइन और ब्लॉकचेन दुनिया के सामने आया। ये मजेदार बात है कि आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि वाकई में इसे किसने इजाद किया। अगर आपको मिस्ट्री पसंद है तो पता लगाइए, और अगर नाकामोटो का पता लग जाए तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मजाक परे, अब मुद्दे पे आते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी के नाम में दो शब्द हैं। क्रिप्टो यानी कि एक प्रकार का कंप्यूटर कोड लैंग्वेज जिसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता क्योंकि वो इंक्रिप्शन की मदद से सिक्योर है, और करेंसी तो आप सब समझते ही हैं। अब मजे की बात यह है कि अगर आप इसको ट्रेडिशनल करेंसी से कंपेयर करें तो इसके कई फायदे हैं, जैसे कि पूरी तरह डिजिटल होने की वजह से कोई आके आपसे पैसे नहीं लूट सकता क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे बेस्ड है, जिसे हम पहले भी विस्तार में समझ चुके हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट ट्रांसपेरेंट, इमीडिएट और इम्यूटेबल है, यानी कि हर ट्रांजैक्शन का पूरा रिकॉर्ड ब्लॉकचेन पे स्टोर हो जाता है और फिर कोई भी चाहे मगर इसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकता, ब्लॉकचेन का एडमिन भी नहीं। दूसरा बड़ा फायदा यह है दोस्तों कि क्योंकि ये वेब3 की करेंसी है तो इसमें किसी बैंक की जरूरत ही नहीं और कोई भी कभी भी जितना चाहे और जिसे चाहे बिना अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर किए ट्रांजैक्शन कर सकता है। इससे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में रेमिटेंस फीस भारी बचत होती है, साथ ही साथ ये उससे 60% ज़्यादा तेज और 48% ज़्यादा किफ़ायती पड़ता है। अब सवाल पैदा होता है कि कोई इस पर ट्रस्ट क्यों करे। दोस्तों, हमारे देश और दुनिया के हर देश की करेंसी उनकी सरकारें प्रिंट करती हैं। हम ऐसे ही हर कागज़ के पन्ने को तो रुपए नहीं मान लेते ना। हम चेक करते हैं कि नोट असली है या नकली, और आरबीआई वो सेंट्रल बॉडी है जो इसको कंट्रोल, प्रिंट और सप्लाई को मैनेज करती है। अब क्योंकि हमें सरकार पर भरोसा है तो हम उस कागज के टुकड़े को रुपया मान लेते हैं क्योंकि उस पर आरबीआई का ठप्पा लगा है और उसे ही पूरे देश में हम सब स्वीकार करते हैं। लेकिन बिटकॉइन को इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये ब्लॉकचेन बेस्ड है, तो इसको कोई गवर्न नहीं कर सकता और ये इस नेटवर्क से जुड़े सभी लोगों को वोट से तय होता है कि क्या ट्रांजैक्शन वैलिड है कि नहीं, और ये सब कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन के जरिए ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब नेटवर्क में जुड़े सभी लोग के पास सेम इंफॉर्मेशन है, तो इसमें किसी सेंट्रल बॉडी की पैरवी की नीड ही नहीं है। दोस्तों, बिटकॉइन को देखा देखी काफी और क्रिप्टो करेंसी भी बाजार में आ गई हैं, जिन्हें ऑल्ट कॉइन्स के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य तौर पर तो दुनिया में दो ही सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी हैं, पहला बिटकॉइन और दूसरा एथेरियम, जो कि ईथर नाम से भी जाना जाता है। अभी हाल ही में एक कुत्ते की शक्ल वाला मीम कॉइन भी लॉन्च हुआ था, जो कि सिर्फ एक जोक था, मगर काफी सारे लोगों ने इस पे भी पैसे लगा डाले और कुछ लोगों के अलावा मैक्सिमम लोगों ने भारी नुकसान सहा। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी और वेब3 की चर्चा जारी रहेगी।
आगे हम डिस्कस करेंगे मार्क ज़करबर्ग के नए सपने मेटावर्स के बारे में। जानेंगे क्या है ये और कैसे ये आपके जीवन में एक रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहा है। क्या हम सब वाकई में डिजिटल दुनिया के अंदर घुस के कहीं भी आ जा सकेंगे और कुछ भी कर पाएंगे? इंटरनेट की दुनिया अब एक नए मुकाम पर पहुंच गई है और मेटावर्स इसमें एक अहम भूमिका निभा सकता है। क्या है मेटावर्स और इसको हम कैसे यूज कर सकेंगे, इन सभी सवालों का जवाब आपको आगे मिलेगा। मेरा नाम है देवांग और अब मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। इमेजिन कीजिए कि आपका अचानक मन किया कि लंदन घूम कर आते हैं। आप तैयार हुए, वहां जाकर आपने क्वीन से हाथ मिलाया, फिर आप थेम्स नदी के किनारे बोटिंग करने गए और उसके बाद वहां के मशहूर म्यूजियम में रखा कोहिनूर देखा। लेकिन मजे की बात यह थी कि ना तो आपको वीजा लेना पड़ा और ना ही कोई फ्लाइट बुक करनी पड़ी, और तो और ये सब करने के लिए आपके कोई खास पैसे भी खर्च नहीं हुए। चौंकिए मत, क्योंकि यही अजूबा बहुत जल्द हकीकत में तब्दील होने वाला है। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से इस मजेदार चर्चा में जहां हम वेब 3 को डिस्कस कर रहे हैं। मेरा नाम है देवांग तिवारी और आपको मैं ले चल रहा हूं वेब 3.0 की दुनिया की सैर कराने। साथियों, हमारा वर्ल्ड इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि आज से महज 100 साल पहले हवाई जहाज की खोज हुई थी, लेकिन अब तो हम चांद और सूरज तक कदम बढ़ा चुके हैं। एक तरफ मार्स पर जीवन मुमकिन के लिए एलॉन मस्क जैसे जोशीले एंटरप्रेन्योर अपना सारा दम लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग अपनी कंपनी की पहचान बदलकर इंटरनेट की दुनिया में हम कैसे इंटरैक्ट करते हैं इसकी दशा ही बदलने निकल चुके हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मेटावर्स की। ये मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स जैसा लगता है, जैसे कि मल्टीवर्स, मगर वो फिक्शन है और मेटावर्स बहुत ही जल्द रियलिटी में बदलने वाला है। आलम यह है कि मार्क इसको लेके इतने सीरियस हैं कि उन्होंने अपनी कंपनी का नाम ही बदल के मेटा कर दिया, क्योंकि वो आने वाले जनरेशन की इंटरनेट की पूरी दुनिया की नींव रखना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में कंफ्यूजन अक्सर पैदा होता है और लोग मेटावर्स और वेब 3 को मिला देते हैं। अब क्योंकि दोनों इंटरनेट को एक नए आयाम तक पहुंचाने वाली बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज हैं, तो इनको सामान समझना लाजमी है। लेकिन दोस्तों, ऐसा है नहीं। ये दोनों ही बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, मगर एक दूसरे को मूल रूप में सपोर्ट करते हैं। मेटावर्स एक प्रकार की डिजिटल दुनिया है जिसमें आप अपने मन का अवतार बना के ऑनलाइन ही दोस्तों के साथ हैंग आउट कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि अरे हटो, इसमें नया क्या है, ये तो हम ऑलरेडी ग्रुप चैट्स में कर ही रहे थे, तो इतना भी क्या खास है इसमें। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि अभी तक हम सिर्फ इंटरनेट से बाहरी रूप से इंटरैक्ट करते आए हैं, मगर ज़रूरत सोचिए कि कैसा रहेगा अगर हम इसके अंदर भी पहुंच पाएं। यानी कि नॉर्मल वेबसाइट्स पे बटन क्लिक और ब्राउज करके शॉपिंग करने के बजाय हम अपना VR ग्लास पहन के वर्चुअली इन स्टोर्स में घूम पाएं, चीज़ें ट्राई कर पाएं और अपने मन के शौक पूरे कर पाएं। तो कैसा रहेगा? VR कोई नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है दोस्तों। आपने वॉल्स वगैरह में बड़े से हेलमेट जैसे चश्मे लगा के लोगों को VR गेम्स खेलते तो देखा ही होगा। मेटावर्स इसी टेक्नोलॉजी को एक और कदम आगे ले जाता है, जहां आप धीमे धीमे VR की सहायता से ऐसे सूट्स पहन के इंटरनेट के अंदर कहीं भी जा सकेंगे। आप सामान को छू पाएंगे, दुनिया भर के किसी भी कोने के दोस्त के साथ वर्चुअल गेम्स खेलेंगे और शॉपिंग, क्लबिंग, डेटिंग जैसी आम दुनिया में होने वाली सभी चीज़ों का आनंद ले सकेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा, ये सब ऑनलाइन हो रहा होगा। यानी कि टेक्नोलॉजी की क्वालिटी को देखते हुए ये लगता है कि भविष्य में, जो शायद कुछ ही सालों में हकीकत बन जाए, लोग इस मेटावर्स में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना पसंद करेंगे। अब सोचिए ना, हम आम जिंदगी में काम से थक हार कर आखिर क्या ढूंढते हैं? थोड़ा सा चैन, थोड़ा सुकून, मनोरंजन और खेल कूद। लेकिन अब हम हर रोज़ तो स्काई डाइविंग और स्कूबा के मज़े नहीं ले सकते ना। मगर मेटावर्स में ये मुमकिन होगा, जहां आप घर बैठे बिल्कुल रियल तरीके का अनुभव महसूस कर सकेंगे, वो भी बिना अपनी लाइफ को रिस्क किए, और फिर उतना पैसा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। गूगल मैप से डायरेक्शन देखने के बजाय आप पलक झपकते ही किसी भी देश और इमारत के सामने अपने आप को पाएंगे। तो किसी दिन मोनालिसा को घूरिए और कभी इजिप्ट के पिरामिड्स को चढ़िए। वाकई ऐसा होना किसी सपने से कम नहीं होगा। जरा सोचिए कि बीमार, परेशान और अपाहिज लोगों को इसका यूज करके फिर से नॉर्मल लाइफ
में अधूरे रह गए सभी ख्वाबों को पूरा करने का मौका मिलेगा। इस इमर्सिव एक्सपीरियंस के जरिए अब सिर्फ अमीर लोग ही दुनिया भर में मजे नहीं लूट पाएंगे, बल्कि आम जनता को भी इसका स्वाद चखने का मौका मिलेगा। लेकिन जैसे कि वेब3 डिसेंट्रलाइजेशन को सपोर्ट करता है, मेटावर्स फिर भी सेंट्रलाइज्ड होगा। लेकिन आने वाला समय ये दरवाज़ा भी खोल सकता है, और हो सकता है कि मेटावर्स एक प्रकार से खुला मैदान बन जाए जहाँ पे नई तरह की क्रिएटर इकोनॉमी का जन्म होगा और आम दुनिया की तरह लोग यहाँ भी गुड्स और सर्विसेज बेचेंगे। लेकिन क्योंकि ये सब कुछ डिजिटल होगा, तो इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का यूज़ बढ़ेगा और इसी तरह मेटावर्स वेब3 से जुड़ जाएगा। दोस्तों, मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब हमें वाकई में वेब3 और मेटावर्स जैसी दिलचस्प टेक्नोलॉजी को आम जिंदगी में यूज़ करने का मौका मिलेगा। वाकई हमारी दुनिया बदलने वाली है, क्योंकि वेब3 का भविष्य तो यही इशारा करता है। वेब3 पे चर्चा जारी रहेगी। मेरा नाम है देवांग तिवारी और अब मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence. by Helen Keller. क्या कमाल का कोट है ना दोस्तों। इंसान अगर अपनी प्रतिभा पर यकीन करे तो क्या नहीं कर सकता। मुझे तो दोस्तों इस विकास और आज़ादी को देखकर, जिसे हम आज महसूस कर रहे हैं, बहुत गर्व होता है और फक्र होता है उन पर जिन शहीदों ने हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। आज उन्हीं की बदौलत हम खुले आसमान में सांस ले पा रहे हैं और टेक्नोलॉजी ने तो हमारे देश की स्थिति ही बदल दी है। इंडिया आज वर्ल्ड के फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशंस में से एक है और कई सर्वेस के हिसाब से 2030 तक हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर हैं। मगर ये मुमकिन कैसे होगा? ये मुमकिन होगा आपके और हमारे संपूर्ण योगदान से, मेहनत से और आगे बढ़ते जाने के जुनून से। मुझे पूरा यकीन है दोस्तों कि आप सब जो आज मुझे सुन रहे हैं वो अपने आप में काफ़ी जुझारू और पैशनेट लोग हैं। सीखते रहना और समय के साथ आगे बढ़ते रहना एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है और मुझे खुशी है कि हम सब इस राह पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवांग तिवारी और आप सुन रहे हैं वेब 3.0 की पेशकश को। आज हम वेब 3 के भविष्य पे चर्चा करेंगे। वेब 3 के हमने कई पहलुओं को जाना है और ये आगे जाके कैसे विकसित होता है ये देखना अपने आप में बहुत मज़ेदार होगा। मुझे यकीन है कि अगर ये अपने दावों पर खरा उतर पाया तो ये इंसान की आज़ादी का एक नया चैप्टर होगा और हमारी आने वाली जनरेशन्स को इसका बहुत लाभ मिलेगा। वेब 2 इंटरनेट का वो वर्जन है जो हम आज यूज़ कर रहे हैं। कंपनियां प्रोडक्ट्स और सर्विस तैयार करके एक सेंट्रलाइज तरह से डिलीवर कर रही हैं। इंस्टाग्राम को ही ले लीजिए। क्या आपको लगता है कि आप उस पर जो भी कंटेंट डाल रहे हैं वो आप ओन करते हैं? अक्सर लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि क्योंकि वो उनका अकाउंट है तो जो भी वो पोस्ट करते हैं वो उसको ओन करते हैं, जो कि सरासर गलत है। इंस्टाग्राम के सभी फीचर्स और कंटेंट इंस्टाग्राम के हैं और ये बस एक प्रकार का इल्यूजन है कि यूजर्स उनके कंटेंट को ओन करते हैं। अगर खुदा ना खास्ता किसी दिन इंस्टाग्राम की माजी सटक ली तो वो किसी को भी ब्लॉक और बैन कर सकता है और ऐसा कई सारे क्रिएटर्स के साथ हुआ भी है। इसी प्रकार एक मशहूर गेम है फोर्टनाइट, जिसमें लोग इन गेम एक्सेसरीज जैसे कि उनके कैरेक्टर्स की कॉस्ट्यूम्स और गन्स वगैरह डिजिटली खरीदते हैं और इसके लिए वो असली पैसा खर्चा करते हैं। आपको बता दूं कि मार्केट रिपोर्ट्स के हिसाब से ये इन गेम एक्सेसरीज का मार्केट अपने आप में सालाना $54 बिलियन का मार्केट है। सुन के हैरान हो गए ना? लेकिन ये सच है और ये वीडियो गेम कंपनीज इसी से पैसा कमाती हैं। लेकिन कोई भी गेमर रियलिटी में इसे ओन नहीं करता। वास्तव में ये उस कंपनी की ही प्रॉपर्टी है। तो मसला साफ है दोस्तों, वेब 2 में कोई भी क्रिएटर अपने कंटेंट को कंट्रोल और मोनेटाइज नहीं कर सकता, लेकिन वेब 3 में ये संभव है। यहाँ पे हर इंसान अपने कंटेंट को ओन, कंट्रोल और पूरी तरह से मोनेटाइज कर सकता है। आखिर NFT वाले एपिसोड में हमने यही तो डिस्कस किया था। नीचे कमेंट करके बताइए और सुनते रहिए, क्योंकि अब हमारा कारवां अपनी मंजिल पे पहुंचने से पहले एक अहम मोड़ पर मुड़ने जा रहा है। अभी तक हमने वेब 3 के फायदे और इसके उपयोग को समझा, मगर हर सिक्के के दो साइड्स होते हैं ना। तो वैसे ही टेक जगत के कई बड़ी हस्तियां जो कि वेब 3 पे विश्वास नहीं करती और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये हम जानेंगे
अगले एपिसोड में जानेंगे कि क्या वेब3 सिर्फ एक फैड या बबल है जो कि कुछ समय में ठंडा पड़ जाएगा, या वाकई ये इंटरनेट को हमेशा के लिए बदल देने की ताकत रखता है। मेरा नाम है देवांग तिवारी और आप सुन रहे हैं कुकू एफएम। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। He has a right to criticize who has a heart to help. इब्राहिम लिंकन। दोस्तों, स्वागत है वेब3 की इस चर्चा पे। मेरा नाम है देवांग और हम डिस्कस कर रहे हैं वेब3 की क्रिटिसिज्म को। हमने अब तक वेब3 के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझ लिया। इसके फ़ायदे और उपयोग से हम काफ़ी वाकिफ़ हो चुके हैं, मगर अब ज़रूरी है कि हम इसकी मौजूदा खामियों और पॉसिबल इश्यूज़ पर भी एक नज़र डाल लें। जब भी कोई इंसान या चीज़ बहुत तेज़ी से मशहूर होती है तो उसके चाहने वालों के साथ साथ उसको नापसंद और उसमें कमी निकालने वालों की भी लाइन बढ़ती जाती है। आप और मैं सचिन तेंदुलकर के फ़ैन होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर इंडियन सचिन को पसंद करता हो। जैसे कि हर चीज़ के दो साइड्स होते हैं, वैसे ही वेब3 के भी उस दूसरी साइड को आइए ज़रा गहराई से समझते हैं। ट्विटर के एक्स CEO जैक डोर्सी ने एक ट्वीट में कहा था, यू डोंट ओन वेब3, बल्कि वेंचर कैपिटलिस्ट ओन इट। और वो इस सिस्टम की वजह से उनके फ़ायदे से कभी नहीं बच सकता। यानी कि इस तरह से देखा जाए तो अल्टीमेटली वेब3 को भी एक सेंट्रलाइज एंटिटी ही कहा जा सकता है, जस्ट विद अ डिफरेंट लेवल। जैक डोर्सी के हिसाब से जितनी भी कंपनीज वेब3 के विषय में काम कर रहे हैं, उन्होंने भी किसी न किसी वेंचर कैपिटल फर्म से पैसे उठाए। उस फंडिंग की वजह से वो इन्वेस्टर्स इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उसके ओनर्स बन जाते हैं। अब क्योंकि वो ओनर्स हैं तो उसका कंट्रोल है। यानी कि बेसिकली वेब3 जिस दिशा में चला था, एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, उसको सरवाइव कराने और उसको विकसित करने के लिए वो खुद सेंट्रलाइजेशन का सहारा ले रहा है। ये तो थोड़ा सा सर चकराने वाली बात हुई। अब इसका मतलब समझते हैं। जैक कहते हैं कि क्योंकि वेब3 को बनाने वाली कंपनी में भी फंडिंग प्राइवेट इन्वेस्टर्स लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन कंपनीज का कंट्रोल तो वो अपने पास रखते हैं। इसका मतलब वेब3 की कोर वैल्यू प्रोपोजिशन, यानी कि एक पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड वेब, अभी पूरी तरह से हकीकत नहीं है। अब मुसीबत यह है कि वेब3 को बनाने वाले लोगों को भी तो पैसे की ज़रूरत है, और बिना पैसों के तो ये विकसित होना असंभव सा है, क्योंकि फ्री में तो आखिर कोई कब तक ही काम करेगा। और यहाँ तो माजरा बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का है, जो कि ऑलरेडी काफ़ी इन डिमांड और महंगे वेतन पे काम करते हैं। ऐसे में उनको लुभाने के लिए कई कंपनीज काफ़ी पैसा बहा रही हैं, क्योंकि वेब3 की रेस में कोई पीछे नहीं छूटना चाहता है। वेब3 के कुछ और डाउनसाइड्स ये हैं कि क्योंकि ये काफ़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे 3D इंटरैक्टिव वर्ल्ड्स को यूज़ करता है, तो इसको यूज़ करने के लिए सभी लोगों को अपने डिवाइसेस को तो अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ सकती है। साथ ही साथ ऐसे इंटरनेट पर पुरानी साइट्स बहुत ही पिछड़ी और ख़राब लगेंगी। फिर क्योंकि ये टेक्नोलॉजी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड और एडवांस्ड है, तो बिगनर्स को इसको समझने में थोड़ी मुश्किल भी होगी। वेब3 पे कोई सिंगल अथॉरिटी का राज ना होना अच्छा तो है, से कई बड़े संकट भी उभर कर आ सकते हैं। अगर ये किसी को जवाबदेह नहीं होगा और कोई भी इसको ऑल्टर नहीं कर सकेगा, तो कई बदमाश लोग भी अपनी आइडेंटिटी छुपा के कई स्कैम्स और साइबर क्राइम फ्रॉड्स को अंजाम दे सकते हैं। ब्लॉकचेन काफ़ी सिक्योर होने का दावा करता है, लेकिन फिर भी इसमें करोड़ों डॉलर्स की क्रिप्टो करेंसी की चोरी होने की खबरें सामने आ चुकी हैं। ऐसे में पूरी तरह यकीन करना मुश्किल है कि यह अभी पूरी तरह सेफ और सिक्योर है। इसका एक और बड़ा डाउनसाइड यह है कि सारा ट्रांजैक्शन का डेटा ओपन सोर्स है, और पब्लिक होने की वजह से आपकी पर्सनल आइडेंटिटी को यूज़ करके कोई भी इसका फ़ायदा उठा सकता है। यानी कि जिन मेन पॉइंट्स को सॉल्व करने का वेब3 दावा करता है, अभी वो उसमें पूरी तरह सक्षम नहीं है, और इसी को सॉल्व करने में दुनिया भर के होनहार इंजीनियर्स और वेब3 कंपनियां होड़ में लगी हैं। तो देखा ना दोस्तों कि कैसे अभी भी कई मामलों में वेब3 को लेकर क्लैरिटी मिलना बाकी है। मगर जो भी होगा, हम आपको तो इसी प्रकार जागरूक और होशियार बनाते रहेंगे। हम आशा कर सकते हैं कि वेब3 को बनाने वाले इसकी सिक्योरिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग
और इन सारे पहलुओं को सॉल्व कर पाएंगे। अभी वास्तव में दोस्तों हम वेब3 की बहुत ही अर्ली स्टेज को विटनेस कर रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली किस तरह बनकर निखरेगा, इस पे सिर्फ कुछ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। इस शो में हमने वेब3 को जड़ से समझा और जाना कि कैसे ये हमारे इंटरनेट के उपयोग में एक रेवोल्यूशन की तरह है। मगर जैसे हर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को इलीगल तरह से यूज करके कुछ संगठन फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो उससे ये भी अभी उभर नहीं पाया है। आशा करता हूं कि हम आने वाले समय में इन चुनौतियों से उभर पाएंगे और आगे निकल जाएंगे। एक पूरी तरह से ट्रस्ट बेस्ड, ओपन और ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन दुनिया का अनुभव ले पाएंगे, उसका हिस्सा बन पाएंगे, जहां कोई फ्रॉड नहीं होगा और लोग अपनी मन मर्जी से इसे यूज कर पाएंगे। ये देखना मजेदार होगा दोस्तों कि कैसे मेटावर्स और वेब3 अपने इन एम्बिशियस गोल्स को अचीव कर पाते हैं। लाखों इंजीनियर्स की दिन रात की मेहनत और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट इसे हकीकत बनाने में लगा हुआ है। मुझे तो सच में इंतजार है कि कैसे डोरेमोन की एनीवेयर डोर की तरह हम सब भी वेब3 और मेटावर्स में कहीं भी और कभी भी जा पाएंगे और इन चीज़ों का लुत्फ उठा पाएंगे। ये टेक्नोलॉजीज आने वाले समय में डिजिटल क्रिएटर्स और कॉमर्स को भी अपनी कला और टैलेंट के दम पर पैसा कमाने के कई अवसर प्रदान कर सकती है। जैसे कि फेसबुक से पहले माई स्पेस एक मशहूर सोशल मीडिया साइट थी, मगर फेसबुक के आने के बाद पूरी दुनिया इसी पे शिफ्ट हो गई। इसी प्रकार वेब3 भी अपने माई स्पेस वाले दौर से गुजर रहा है, लेकिन बहुत जल्द इसके भी फेसबुक की तरह घर घर में उपयोग होने वाले दिन आने वाले हैं। साथियों, वेब3 कैसे काम करता है को समझने और मुझे यानी देवांग तिवारी को सुनने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आशा करता हूं कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और अब आप भी अपने सर्कल में वेब3 के प्रो बन जाएंगे। अब इस चर्चा को विराम देने का समय आ गया है, मगर दोस्तों सीखने और सुनने का सिलसिला जारी रहेगा। सीखने और सिखाने का सिलसिला जारी रहेगा, तो सुने जो दिल चाहे। मैं देवांग आपकी इजाज़त चाहूँगा इस वादे के साथ कि जल्दी मिलेंगे एक नए बेमिसाल कॉन्सेप्ट के साथ और फिर से डिस्कशन करेंगे। हम साथ मिलके नई नई इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखेंगे और अपनी ज़िंदगी को सफल बनाने के प्रयास करते रहेंगे। आप सब कामयाब, मस्त और मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले शो में। थैंक यू सो मच।